Okay, let's start revision of India's 116 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमारा सबसे पहले क्या चेक करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या हमारे इंडिया का यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है एंटिटी का, कहाँ पे किस रिगार्ड्स में पीपीई क्या कि एंटिटी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका प्रॉपर। अब इसकी स्कोप में क्या आता है, हम इसको अकाउंटिंग फॉर पीपी एक्सेप्ट अनदर स्टेटमेंट रिक्वायर होगा वहाँ पे कि हम इसकी अकाउंटिंग रिक्वायर करेंगे पीपीई की पूरी अकाउंटिंग कैसे इनिशियली मेजर पीपीई के अंदर क्या होता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, कॉस्ट में इनिशियल सब्सिक्वेंटली डेप्रिसिएशन एंड ऑल एंड डीकमीशनिंग लाइबिलिटी है वो इसके अपेंडिक्स ए में कवर होती है। और इसकी स्कोप आउट क्या होते हैं, जो स्पेसिफिक इंडेक्स लग रहे हैं उस पे, जैसे इंडेक्स 105 पीपी हेल्ड फॉर सेल बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियर प्लांट्स दैट इज अंडर इंडेक्स 41, restoration and other liabilities or evaluation that is under index 106 and mineral rights and reserves। इस पे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स पीपीई पे है, इस पीपीई के अंदर एक लैंड भी कवर हो जाएगा, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग का हमने मेन चेक करना है कि वो किस पर्पज से हेल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर वो रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन है तो उस पर स्पेसिफिक इंडेक्स लगता है, इंडेक्स 41, इंडेक्स 40 सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो उस पर क्योंकि इसे एक मेन डिफरेंस ये आएगा क्योंकि इंडेक्स 16 बात करते हैं रिवैल्यूएशन और कॉस्ट मॉडल की, लेकिन जब हम इंडेक्स 40 पे जाएंगे तो वो कॉस्ट मॉडल पे, उस पे खाली कॉस्ट मॉडल अप्लाई होता है वहां पे। तो उस मीन्स हमें उसको रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट कुछ भी नहीं करनी होती, बस हमें उसका डिस्क्लोजर देना होता है फेयर वैल्यू का, अगर जो भी चेंज हो रहा है उसका। तो एक मेन डिफरेंस ये आ जाता है कि एक लैंड और बिल्डिंग अगर हेल्ड है उसका हमें ट्रीटमेंट मेन चेक करना होगा कि किस पर्पज से हेल्ड है वहां पे, कैपिटल पर्पस है या एडमिन पर्पस है, किस लिए। तो ये भी नहीं है कि नेसेसरी अगर लैंड और बिल्डिंग हमें दी हुई है तो हमेशा उसको इंडेक्स 40 में डाल दो या इंडेक्स 16 में डाल दो, उसका पर्पस चेक करने में कि मैनेजमेंट ने किस पर्पस के लिए हेल्ड कर रखी है। क्योंकि जो रेलेवेंट डेफिनेशन हम रीड कर रहे हैं पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। व्हाट आर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? टेंजिबल एसेट आइटम्स, आइटम्स दैट आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन, फॉर रेंटल पर्पस, सप्लाई एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, दैट आर एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन ग्रेटर देन वन पीरियड। अब इसमें से देखो यहाँ पे क्या है, टेंजिबल आइटम्स ग्रेटर देन फॉर रेंटल पर्पस ऑल्सो। अब रेंटल पर्पस, लैंड और बिल्डिंग रेंटल पर्पस से है तो वो पीपी की डेफिनेशन फुलफिल कर लेते हैं, और उसका क्योंकि एक्सपेक्टेड यूज भी वन पीरियड से ज्यादा है, और नॉर्मली हमारा वन पीरियड होता है 12 मंथ्स, तो उससे ज्यादा है तो रेंटल पर्पस है, तो लैंड और बिल्डिंग डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसकी। लेकिन बट उस पर स्पेसिफिक इंडेक्स लगते हैं, तो इसलिए क्योंकि जो हमारा हमने स्कोप क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग फॉर एक्सेप्ट अनदर स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एनी आई और ट्रीटमेंट, क्योंकि उस पे है वहां पे इंडेक्स 40, तो उसकी वहां पे चला जाएगा वहां पे। क्योंकि अगर और आइटम्स भी हो सकती है, मान लो हमने जो कार है वो हमने रेंटल पर्पस के लिए दे रखी है, वो टेंजिबल आइटम है और वो हमारे रेंटल पर्पस से है और उसका एक्सपेक्टेड यूज मोर देन वन पीरियड है, तो वो हमारे इंडेक्स 16 के अंदर कवर होगा। और नेक्स्ट बियर प्लांट, वो भी इंडेक्स 16 के अंदर कवर होते हैं। बियर प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी प्रोडक्शन है सप्लाई करना, दैट इज एक्सपेक्ट टू बियर प्रोड्यूस मोर देन वन पीरियड, जिससे हमारा एक पीरियड से ज्यादा होगा। ये नहीं है कि हमने जैसे प्लांट वो कर रखा है वहां पे, प्लांट प्रोड्यूस कर रखा है और हमारा उसका बियर 1 साल से ज्यादा को यूज होना चाहिए वहां पे, उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, जो हम वो जैसे मैंगोज है हम उसका ट्रीटमेंट करें तो उसका एक पीरियड, वन पीरियड से ज्यादा होना चाहिए। एंड रिमोट लाइवलीहुड सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट इन इंसिडेंट स्क्रैप सेल्स, कि जो हमारे लेस चांसेस होने चाहिए कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करें वहां पे, क्योंकि हम अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमने सब पर्पस के लिए चेक करना है वहां पे, इनिशियल रिकॉग्निशन एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। बट हमने ये चेक करना है कि सब्सिक्वेंट अगर हम चेक कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंटली किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई न्यू एसेट एक्वायर कर रहे हैं जो कैपिटलाइज होगी उसके अंदर, कि अगर जैसे हम इंजन चेंज करें, न्यू एसेट है वहां पे, वो कैपिटलाइज होगी, तो हम उसके अंदर वहां पे लगाएंगे जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। जैसे फर्स्ट और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है दो। फर्स्टली इट शुड बी प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मींस मोर देन 50% चांसेस आर देयर ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मींस कैश फ्लोज विल बी देयर, एंड सो दैट वी कैन मेजर द कॉस्ट रिलायबली, कि हम उसकी कॉस्ट को रिलायबल कर सकते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या लें, कि हमने मान लो कोई एक इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे ये प्लांट वो लगी हुई है, ग्रीनरीज होती हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट्स हो गए वो लगे, तो उसके हमें ये पता है कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे फ्लो से। ये नहीं है कि डायरेक्टली मिलेंगे कि हम उसको सेल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मिलेंगे, ताकि क्योंकि अट्रैक्शन पर्पज के लिए होता है। लेकिन बस उसकी हम कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते रिलायबली प्रॉपर, की जो प्लांट हमारा है उसका इंक्रीज हो रहा है तो उसकी इम्प्रॉपर कॉस्ट क्या होगी। तो इस पर्पज से हम उसको डायरेक्टली पीएनएल में कर देते हैं क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा। नेक्स्ट, spare parts and standby equipments and services when they meet the definition of PP, otherwise inventory में अगर वो डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं पीपीई की, ये जो स्पेयर पार्ट्स हम करते हैं मशीनरी के
वो अगर डेफिनेशन पीपी की फुलफिल कर रहे हैं कि प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है और कॉस्ट मेजर कर रहे हैं, तो हम फुलफिल कर देंगे उसको पीपी के अंदर, अदरवाइज इन्वेंट्री इंडेक्स 2 के अंदर क्लासीफाई करेंगे। नाउ इनिशियल कॉस्ट के अंदर हमने क्या ध्यान रखना है, इफ वी आर एक्वायरिंग एनी प्रोडक्ट और लाइक एनी टेंजिबल आइटम फॉर सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रीजन, in that case no direct future economic benefit will be there, but that will qualify for the recognition criteria of the asset। उससे हमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन हम ये मानेंगे क्वालिफाई कर जाएगा वो, बिकॉज दे आर एनेबलिंग एंटिटी टू डिराइव एक्सेस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द रिलेटेड एसेट। कि जैसे हम किस एसेट के लिए हमने कोई जैसे पोल्यूशन इक्विपमेंट लगाए वहां पे, उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन हमें उससे एक साइड बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम उस जो मेन एसेट है हम उसको ऑपरेट कर पा रहे हैं, तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे इनिशियल कॉस्ट के अंदर। अगर बाद में फ्यूचर में भी कर रहे हैं तो हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं वहां पे। अगर हमने कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन नहीं आ गई, इंडेस्ट एंड इम्पैक्ट बिल कंसीडर करना पड़ सकता है हमने। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कॉस्ट, वेट फॉर अ व्हाइल। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का वक्त हमने क्या कंसिडरेशन रखनी है, इफ वी आर डूइंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो हमें अगर वो जनरल है वहां पे डे टू डे एक्सपेंस के लिए तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। बट इफ देयर इज एनी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ पीपी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है या नहीं हो रही, अगर रेगुलर इंटरवल्स पे हो रही है तो हम उसको कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी के अंदर उसको ट्रीटमेंट करेंगे वहां पे। कि जैसे अगर हमने जैसे शिपमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पे उसकी चेंजिंग होती रहती है 5-10 सालों के ऊपर, तो हम उसको वहां पे कैपिटलाइज करते रहेंगे वहां पे। एक वेट फॉर भाई, हाँ, जब तुम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे कि वहां पे कोई शिपमेंट जो जैसे एयरलाइन इंडस्ट्रीज होगी वहां पे उनकी में वो होती है कंपल्स मैंडेटरी बेसिस पे कि 5 साल बाद या उनके रेगुलर इंटरवल्स पे उन्हें चेंज करना है, तो रिप्लेस करना है पार्ट, उन्हें चेक करना है। तो जो उन्होंने अर्लियर पार्ट रिकॉग्नाइज कर रखा होगा जैसे उन्होंने 50 लाख पे उसकी पहले कोई वैल्यू थी, तो हम उसको कैसे निकालेंगे वहां पे कि हम करंटली में उसको कितने में एक्वायर कर रहे हैं। कि जैसे अगर हम नए पार्ट को लगा रहे हैं तो हम मान लो जैसे 10 लाख में कर रहे हैं और वहां पे डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हम उसको 10% लेके जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कि पहले 5 साल पहले क्या प्रेजेंट वैल्यू थी उसकी, तो हम वो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 साल का, अगर हम 5 साल बाद उसके इंटरवल चेंज कर रहे हैं उस पार्ट को। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसका जल्दी से हम्म, जैसे हमारा वो जो हमें 10 लाख में वो करना है चेंज उसको, और उसका हमारा यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो हम इसके क्या करेंगे, इससे हम पहले जाएंगे, तो ये हम कर रहे हैं ईयर 5 के अंदर, तो हम इससे जाएंगे सबसे पहले ईयर 1 के अंदर। ईयर 1 के अंदर हमारी इसकी क्या वैल्यू थी यहाँ पे, अगर मान लो अगर हम उसकी डिस्काउंटिंग करके अगर हमारे पास वैल्यू आती है वो नियर बाय 15 लाख, तो हम इसका क्या क्या, क्या करेंगे, हम 5 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस पे। अगर नॉर्मल जैसे 20 ईयर्स की लाइफ थी, 5 साल का अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पे तो हम डेप्रिसिएशन 20 ईयर्स के बेसिस पे कर रहे होंगे, या अगर हम फुल्ली राइट ऑफ कर रहे हैं वहां पे तो हम कितना करते, जैसे हम इस पे 20 ईयर्स लाइफ थी अगर क्योंकि नॉर्मली, तो 25/20 हम लेंगे इसका, 5/20, 3,75,000, तो हम इसका ले लेंगे, तो हमारे पास 11,25,000 आएगी, तो हम इसको अब डी रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक से। अगर हम 5 साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो हम 11,25,000 को डी रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, और जो करंट वैल्यू है 15 लाख, हम जितने भी हमने पे करेंगे अब उसके लिए, मान लो 15 लाख या 15 लाख में ही कर रहे हैं अगर हम, तो फिर 15 लाख को रिकॉग्नाइज करेंगे, 11,25,000 को डी रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। तो हमारा मेन ट्रीटमेंट ये है कि जो हम कैरिंग अमाउंट रिप्लेस कर रहे हैं उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे, और रिकॉग्नाइज वाले को हम, अगर वो रिकॉग्नाइज ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल भी होना चाहिए, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा तो हम उसको भी नहीं कर सकते वहां पे, और अगर कोई रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल है, तो कंटिन्यू टू ऑपरेट मेजर इंस्पेक्शन डन हो रहे हैं वहां पे, तो अगर मेजर इंस्पेक्शन है तो हम उसको सेम रिप्लेसमेंट मान लेंगे कि इंस्पेक्शन मेजर इंस्पेक्शन हो रही है जैसे एयरलाइन इंडस्ट्रीज की होती है वहां पे, अगर इंस्पेक्शन के अंदर हमने ऊपर ले लिया कि रिप्लेसमेंट हुई है उस पार्ट की। नेक्स्ट में अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑल होते हैं तो उसमें भी हम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पहले सेटिस्फाई करना होगा जनरल, हर केस में पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मैंडेटरी है, वहां पे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है।
एक हमने, क्योंकि सबसे पहले ये भी चेक करनी होती है ना कि पीपी है कि नहीं, तो जो मेन एसेट कर रहे हैं वहां पे हम ये क्राइटेरिया तो चेक करेंगे, लेकिन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हम चेक करेंगे खाली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन ऑल द केसेस, चाहे रिप्लेसमेंट हो, मेजर इंस्पेक्शन हो, ओवरऑल से कुछ भी हो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बेसिस, एंड पीपी शुड बी फॉर द मेन एसेट, कि जो हम इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे हैं उस मेन एसेट की, तो वहां पे हम चेक करना है। अब मैं हम करते हैं मेजरमेंट करेंगे अब इसकी, इट इज मेजरमेंट एट कॉस्ट, जो सब्सिक्वेंटली इनिशियली होती है वो कॉस्ट मॉडल पे होती है, तो हमेशा उसको मेजर करेंगे कॉस्ट पे। अब कॉस्ट के अंदर क्या एलिमेंट्स कॉस्ट क्या होते हैं, अगर हम एक्वायर कर रहे हैं उस कॉस्ट को तो उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होंगे, परचेज प्राइस। अब परचेज प्राइस में क्या आएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर हम कोई इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से तो इंपोर्ट ड्यूटीज हमने पे की होंगी, तो हम उसका ले लेंगे। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस, जैसे हमने जीएसटी पे किया होगा, हमने इंपोर्ट किया वहां पे, तो इंपोर्ट के टाइम पे हमने आईजीएसटी, अगर हम आगे फर्दर कर रहे हैं तो हमने क्या पता आईजीएसटी पे किया हो, या कुछ भी केस हो सकता है, अगर हमने जीएसटी पे किया कुछ भी, तो उस पे वहां पे, तो अगर वो हमने रिफंड नहीं करना, मीन्स उसका में आईटीसी अवेलेबल नहीं है, आईटीसी नहीं है तुम परचेज प्राइस में ऐड करके डेप्रिसिएशन फ्यूचर्स में चार्ज करेंगे, अगर नहीं है तो वहां पे हमें आईटीसी मिल जाएगा जीएसटी में, तो उसका कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट आगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में होती है कि जो मैनेजमेंट ने इंटेंड किया है वहां पे, कि उसके फ्यूचर प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए वहां तक जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो हम कैपिटलाइज कर देंगे। नेक्स्ट, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग एंड द आइटम ऑफ रिस्टोरिंग मींस ड्रोल डीकमीशनिंग लाइबिलिटीज। तो डीकमीशनिंग लाइबिलिटीज के हमने इनिशियल एस्टिमेट लेना है पीवी करके, कि हमें फ्यूचर में, क्योंकि जो लाइबिलिटी है वो हमारी फ्यूचर में इंकर होगी, लेकिन हम उसका इनिशियल एस्टिमेट करेंगे एज पर इंडेक्स 37, and we consider cash flows according to 113 also. Now, example of course that are not part of this: opening new facility, introduction of new product or service, administration and other overheads, conducting business for new at new location or new customers are there. कि अगर हमने कोई न्यू फैसिलिटी ओपन करे, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, कोई हम प्रोडक्ट और सर्विस न्यू लॉन्च करें, हमने उसके लिए कुछ पे किया नया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम पे कर रहे हैं, तो वो हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसिडरेशन आ गई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एंड अदर बेयर प्लांट, कि जो हमने खुद प्रोड्यूस की है अपने लिए, तो वो उसके लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट्स अदर वही होंगे, परचेज प्राइस अगर हमने कुछ भी पे किया है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी। लेकिन हमने क्या किया होगा, अगर हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है तो हमने कुछ भी अपना मटेरियल यूज किया होगा, तो हमने उसमें अपने जो हमारा प्राइस होता है उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, तो हमने इंटरनल प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स, अगर कोई एबनॉर्मली अमाउंट होगी इंकर होगी हमारी, कोई होनी नहीं थी, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जनरल हमारी हमारी जैसे हम फिक्स ओवरहेड्स को हो गए एलोकेट करेंगे, एबनॉर्मल अमाउंट होगी वहां पे, कि जनरल लॉस हो गया, हम कुछ परचेज करे थे सीमेंट्स, तो एबनॉर्मल कुछ लॉस हो गया, तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे एबनॉर्मल अमाउंट ही होगी, जैसे सप्लायर से हमने मंगवाए थे 1000 किलोज की सीमेंट्स, हम मान लो अगर उसमें मेजर कर रहे हैं तो 1 क्विंटल क्विंटल्स में होगी, किसी में भी अगर क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं, अगर मान लो हमारा ड्यू टू ट्रक के अंदर नॉर्मल लॉस हमारा होना था 100 केजीज का, 100 अगर मान लो अगर 1 केजी का लॉस होना था, अगर अब हमारा लॉस हो गया 10 to 15 केजी, तो हमारा 10 to 12 केजी हमारा एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते उसको, अब हमें उसको पीएनएल के अंदर चार्ज करना होगा, तो मेन इसलिए हम कर रहे हैं कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम कोई सेल्फ लोन पे हमने लिए वहां पे पीपी कंपोनेंट के लिए, तो जो भी बोरोइंग कॉस्ट एज पर अगर वो 23 फुलफिल हो रही है क्योंकि वो क्वालिफाइंग एसेट है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे उस कॉस्ट को, बोरिंग कॉस्ट को, अगर जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम चार्ज अप करेंगे उसको। एनी डाउट टिल हियर? नो। नो, ओके। नाउ मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन एलिमेंट ऑफ फोर्स, हम अभी उसको चेक कर रहे हैं। अब नाउ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन, तो हम उसको रिकॉग्निशन मेजर करेंगे एज पर इंडेक्स 37। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड व्हेन आइटम यूज्ड टू अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंटरीज, तो हम उसको कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, कि जैसे अगर हमने कोई ऑब्लिगेशन है कि हम उसे इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे उस आइटम से, वहां पे एसेट को हमने कोई बीच में एक्वायर करी है या ड्यूरिंग द पीरियड हमने कोई ऐसी थी, अदर देन टू प्रोड्यूस इन्वेंट्री, कि हमारा ये मेन पर्पस नहीं था कि हम उससे इन्वेंट्री ऑब्टेन करेंगे, तो हमारी जो भी कॉस्ट उसके लिए लगी होगी हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे, क्योंकि हमें वो किसी और को पे करनी है, वहां पे पे करनी पड़ सकती है, तो हम वो ऑब्लिगेशन को अपनी कैपिटलाइज कर देंगे। और एंटिटी अप्लाइज इंडेक्स टू ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, अगर वो इन्वेंट्रीज के लिए तो इंडेक्स टू अप्लाई करे उस पर्पज के लिए वहां पे। नेक्स्ट, incidental operation, construction and development of item of PP,
not necessary for bringing them to location and condition, capable of operating in the manner intended by the management, कि मैनेजमेंट ने क्या उसको ऑपरेशन के लिए इंटेंडेड है, अगर वो उस पर्पस के लिए है कि अगर हम कोई इंसिडेंटल ऑपरेशन मींस ऐसे कोई हम फ्यूचर में पे कुछ भी पे कर रहे हैं जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो मैनेजमेंट इंटेंड करी है, तो हम उसको कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज अप कर देंगे। अदरवाइज अगर वो लोकेशन और कंडीशन की क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे। नेक्स्ट, हमने ये तो चेक कर लिया कि हम स्टार्ट कब से करेंगे इनिशियली, कि हम अब, लेकिन हमने कैपिटलाइजेशन को एक डेट पे स्टॉप भी तो करना होगा। अब हम स्टॉप कब करेंगे, जब मैनेजमेंट ने सीज कर लिया कि हम उसको और हमारा कैपेबल हो गया ऑपरेशन के लिए इन मैनर जो मैनेजमेंट सोच रही, जैसे मैनेजमेंट सोच रही थी कि हमने इस प्लांट एंड मशीनरी को स्टार्ट हमारा हो गया, चाहे वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मीन्स रेडी टू यूज है ना, नॉट पुट टू यूज, कि हम मैनेजमेंट ने जैसे एक साल बीच में कोविड की वजह से छोड़ दिया, लेकिन वो स्टार्ट हो गया, रेडी टू यूज पहले ही हो गया था, लेकिन पुट टू यूज हुआ आफ्टर कोविड पीरियड, तो हमने उसका डेप्रिसिएशन या जो भी कैपिटलाइजेशन थे हम टिल द टाइम ऑफ एक्चुअल यूज नहीं करेंगे वहां पे, टिल द टाइम ऑफ रेडी टू यूज हम वहां पे कैपिटलाइज करेंगे लास्ट। नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या रखनी है इनिशियली, कि हम उसको अगर डेफर्ड क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, पेमेंट इज ऑन द डेफर्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, कि जैसे अगर हम 3 इयर्स पे या 4 इयर्स नॉर्मल पीरियड से ज्यादा 1 पीरियड से ज्यादा अगर हम उसको डेफर्ड बेसिस पे परचेज कर रहे हैं तो उसके कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ पीपी इज विल बी इक्वल टू कैश प्राइस इक्विवेलेंट एट द रिकॉग्निशन डेट, कि हमें कितना कैश पे करना है उसके अगेंस्ट में, अगर हम उसको डेफर कर रहे हैं वहां पे तो डेफर करेंगे कितना हमारा करंट प्राइस कैश प्राइस में और कितनी हमने टोटल पेमेंट कर रही है। वी विल रिकॉग्नाइज एज एन इंटरेस्ट अनलेस कैपिटलाइज, हम उसको इंटरेस्ट चार्ज तब कर सकते हैं अगर वो इंडेक्स 23 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो वहां पे, अगर वो मीन्स क्वालिफाइंग एसेट है वहां पे तो हम उसको कैपिटलाइज तब कर सकते हैं। अदरवाइज फिर नॉर्मली हम फाइनेंस चार्ज टू अपनी लाइबिलिटी, हम जो भी हमने कैश प्राइस इक्विवेलेंट किसके अगेंस्ट में जो भी क्रेडिटर था तो हम उसको चार्ज अप करेंगे वहां पे डेफर्ड बेसिस पे, क्योंकि हमने क्रेडिटर को पेमेंट तो बाद में करनी है। जैसे एग्जांपल दें कि 33 मान लो 30 लैक्स हैं, वो हमने 3 रेगुलर इंटरवल्स पे पे करने हैं, 30 30 30 लैक्स। अब वापिस हम एक बार एक्सेल पे आते हैं, 1 2 और 3, जैसे अगर हमने 30 लैक्स पे करने हैं और टच के, जैसे हम ये ईयर 1, अब ईयर 1 मीन्स क्या है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल, इनिशियल, तो हमने ये ध्यान रखना है, एक इनिशियल है, ये फर्स्ट ईयर एंड है, फर्स्ट ईयर एंड, ये सेकेंड ईयर एंड। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, और हमारा रेट है 10% डिस्काउंटिंग रेट जो हम यूज करें वहां पे, तो ये तो हमारे 30 लैक्स एज इट इज रहेंगे, तो हमने प्रेजेंट वैल्यू करनी होगी दिस 1.1 इज टू पावर 2, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज करेंगे, कंसिडर करेंगे। ये हमारा 1 हो गया, इसको हम नॉर्मल 1 ले लेते हैं। तो हमारी इनिशियल हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस पे पीपीई डेबिट टू क्रेडिटर, जो हमारा अगर क्रेडिटर हमारा या ट्रेड पेबल जो भी पार्टी है, जैसे एक्स वाई जेड होगी हमारी यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो हम नॉर्मली फर्स्ट इनिशियल टाइम पे इनिशियली हम ये रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट हम फ्यूचर, अब जब हम उसको वो करेंगे वहां पे एक्सपेंस ऑफ करेंगे वहां पे, तो हमारी अब वहां पे क्या करेंगे, पार्टीज को रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी, जैसे हम फाइनेंस, एक तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी पहले, तो पेमेंट अब कैसे करेंगे, एक तो हमने साथ भी कर दी पहले तो इसकी, हमने किसको किया है, एक्स वाई जेड, इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं, इनिशियली एट द टाइम टू बैंक, हमने यहाँ पे 30 लैख से पे भी कर दिए हैं, दैट 30 लैक्स वी हैव पेड ऑल्सो, और यहाँ पे हमने ये सेम पार्टी को पे कर दी। अब पार्टी का बैलेंस 30 लैख से कम हो गया, हमने पार्टी को इंक्रीज भी करना है, और हमने अब फाइनेंस चार्ज, अगर यहाँ पे अगर ये 23 फुलफिल हो रहा है तो हम इसको कर देंगे पीपी, कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज फाइनेंस एक्सपेंस एंट्री चार्ज करेंगे। और 2 पार्ट, अगर हमने पहले अगर एक्स वाई जेड को रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि क्रेडिटर को इंक्रीज करना है, तो हम क्रेडिटर को पहले इंक्रीज करेंगे जितना हमारा इंटरेस्ट 10% है, तो जो भी हमारा वो इंटरेस्ट रेट आएगा वहां पे 10% के ऊपर जितना हम चार्ज अप करेंगे बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट पे, तो वो हम इस पे चार्ज अप करते रहेंगे वहां पे, कि हमारा अभी कितना बैलेंस पड़ा है, जैसे हमारा अभी बैलेंस रिमेनिंग अभी ये पड़ा है पार्टी के अकाउंट में 77 लाख प्लस दिस,
तो हम इस पे 10% हमारा चार्ज अप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10%। हम ये अब ग्रोस अप करके ऐसे 61 सेम लाइक सेम हम नेक्स्ट ईयर में भी ट्रीटमेंट कर देंगे, तो हमारी वैल्यूज वो वापस वही आ जाएंगी वहां पे कि जो हमें जितना पे करना है, तो हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते रहेंगे वहां पे। तो हमें बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे इनिशियली कि इनिशियली हम 30 लाख अगर पे कर दिया तो वहां पे कंसीडर नहीं करना उस रेट को हमने, लेकिन हमने बैंक पेमेंट कर दिया है और ये हमारी सब्सिक्वेंट। अब हमने यहाँ पे फ्यूचर अब ये भी चेक करना है यहाँ पे, अब इसको कॉस्ट मॉडल कौन सा मॉडल हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट मॉडल कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन करना है तो हमें वहाँ पे इंक्रीज भी करना होगा अपनी वैल्यूज को, तो हमने वो कंसीडर कैसे करना है कि जैसे हमारी यहाँ पे 80 लाख होगी तो हम 80 लाख को कैसे इंक्रीज करेंगे, वहाँ पे कितना रिवैल्यूएशन गेन होगा वहाँ पे या लॉस हो रहा है वहाँ पे, तो दैट वी हैव टू आल्सो कंसीडर। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो जाएंगी वहाँ पे। नेक्स्ट, अब हमारा एक बार ये हो गया, एनी डाउट इन दिस डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स? No, never. नो। सो नाउ नेक्स्ट, मेजर ऑफ पीपी एक्वायर्ड इन केस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज के केस में होगा अगर हम कोई नॉन मॉनेटरी एसेट या अगर हम कॉम्बिनेशन करें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का, मींस कैश या नॉन मॉनेटरी कुछ भी हम एसेट करें, तो हम उस पर मेजर किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू पे, अनलेस एक्सचेंज जो ट्रांजेक्शन है लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है कि जो उससे हमें कैश फ्लोज में या उसमें उस एसेट से अगर हम सेम नेचर या प्रॉपर्टी यूज की है कि मींस रिस्क फैक्टर उसका कैश टाइमिंग फैक्टर अगर हम उससे सेम मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है, अगर सेम मिल रहा है तो हमारा कमर्शियल सब्सटेंस है वहां पे, अगर अलग मिल रहा है तो लैक्स कमर्शियल होगा वहां पे, अगर लैग करेगा वहां पे तो हम उसको किस पे मेजर करेंगे, उसकी डब्ल्यूडीवी पे, कि डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट गिवन अप मींस कैरिंग अमाउंट जो भी उसकी होगी हम उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। और अदरवाइज फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट रिसीव्ड और गिवन अप इज मेजर्ड रिलायबली। अगर हम दोनों की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं कर सकते तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप वी विल मेजर ऑन दैट। और हम फेयर वैल्यू हम किसकी मेजर करेंगे, अगर एसेट गिवन अप और रिलायबल रिसीव दोनों की गिवन है, फर्स्टली अगर दोनों की गिवन है तो हम चेक करेंगे कि विच इज मोर क्लियरली एविडेंट, कि अगर गिवन अप की रिलायबल एविडेंट है तो हम उसकी फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, और अगर दूसरे वाले की जो हमें रिसीव हुई है उसकी एविडेंट है और गिवन अप दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है, जैसे हम इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं, केस 1 क्विकली, फेयर वैल्यू गिवन अप, given up fair value of asset received और fair value, अब यहाँ पे हमें कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप हमारे हम चेक केस गिवन अप की हम एक एक कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इसकी 10 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड की फेयर वैल्यू है 12 लाख, फर्स्टली दोनों की गिवन है, बट यहाँ पे इस केस में इसकी क्लियरली एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट यहाँ पे, और एसेट कैरिंग अमाउंट इसकी है 5 लाख। तो हम इसको यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे कि हम अब नई वाली को रिकॉग्नाइज करना है जो हमने रिकॉग्नाइज कर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम पीपी जो हमने रिसीव है न्यू उसको रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि 12 लाख क्लियरली एविडेंट है, तो हम यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे 12 लाख पे, और हम डी रिकॉग्नाइज करना है हमने यहाँ पे पीपी ओल्ड जो हमने रिकॉग्नाइज करके ओल्ड पे, तो हम उसको रिकॉग्नाइज वो करेंगे डी रिकॉग्नाइज 5 लाख पे। -5 लाख, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं लगा वैल्यूज, ठीक है, -5 लाख पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो रिमेनिंग जो भी डिफरेंस है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सचेंज पे डाल देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अब कहाँ जाएगा ये भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि हमने 5 लाख कर लिया, जो रिमेनिंग है क्योंकि अभी रियलाइज नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सेल एंड परचेज नहीं हुआ अभी कुछ भी, तो इसका भी हम ओसीए में ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि हमें अभी इस पर कुछ भी नहीं मिला। नेक्स्ट, हमारा केस 2 है कि हमें एसेट गिवन अप की गिवन है लेकिन इसकी गिवन अप नहीं है यहाँ पे, और एसेट कैरिंग अमाउंट इसकी गिवन है हमारे पास, तो हम सेम उस पर कर देंगे हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 लाख क्योंकि गिवन अप की रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, रिसीव्ड की गिवन नहीं है। नेक्स्ट केस, ये गिवन अप की गिवन नहीं है, इसकी गिवन अप है 12 लाख, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे 12 लाख जो हमने फर्स्ट एंट्री की है। लास्ट केस, अगर हमारे पास दोनों की गिवन नहीं है तो जो हमने गिवन अप है 5 लाख 5 लाख कर देंगे, 5 लाख
सेम 5 लाख रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 12 लाख, 5 लाख और 7 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जाएगा ओसीए के अंदर, और हमारा यहाँ पे 5 लाख और यहाँ पे रिमेनिंग 5 लाख जाएगा। तो हमने रिकॉर्ड करना है ऐसे। नेक्स्ट, तो अब आफ्टर रिकॉग्निशन इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया हमारा कि जैसे जो हमारा ये वाली थी इनिशियल रिकॉग्निशन फुलफिल हो गया यहाँ पे हमारा। अब इनिशियल के बाद हमने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशंस करनी है। वो हम ये चेक करना है कि कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस अगर उसका कोई है तो हम वो माइनस कर लेंगे उसका वैच एक्चुअल जो हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज करनी है। नेक्स्ट, अगर हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे सब्सिक्वेंटली अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो भी हमारा सब्सिक्वेंट पहले था या अकाउंटिंग पेमेंट लॉस जितना भी था वो हम एक्यूमुलेटेड वो हम ले लेंगे। अब हम ये अब रिवैल्यूएशन पे कर रहे हैं तो हम कितने टाइम पे रिवैल्यूएशन करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट कि वो एसेट कितने पे वैल्यू पे चेंज हो रही है पीपी। अगर उसकी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट पे डिफर मटेरियली कर रही है तो हमें उसकी फर्दर इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी वहां पे अगर उसकी मटेरियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या जजमेंट आएगी मटेरियली कैसे डिसाइड होगा, दैट इज जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। और उसकी फ्रीक्वेंटली रिवैल्यूएशन करना है नेसेसरी नहीं है। कब, अगर उसकी इनसिग्निफिकेंट चेंज है कि मीन्स अगर वो जो भी इनसिग्निफिकेंट चेंज क्या है वो भी मैनेजमेंट की टेक होगी। अब मैनेजमेंट ने कर रखे कि 5% ऑफ द चेंज कि एसेट ओरिजिनल कॉस्ट अगर उतना उससे ज्यादा हो रहा है तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, अदरवाइज वी विल नॉट कंसीडर दैट क्योंकि बारी बारी रिवैल्यूअर की वैल्यूअर की रिपोर्ट मांगना दैट विल टाइम टेकिंग टास्क आल्सो। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन। अब इसमें हमारे पास दो मॉडल होते हैं कि हमने क्या कि ग्रोस कैरिंग अमाउंट लेंगे उसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे कैसे कि हमने जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट कर रखा है वो उतना ही उड़ा वो एलिमिनेट कर देंगे वहां पे। और एक्यूमुलेटेड हम क्या करेंगे अगेंस्ट हमारी ग्रोस कैरिंग अमाउंट्स के अगेंस्ट एलिमिनेट करेंगे वहां पे। कि हमारे पास दो मॉडल होते हैं वहां पे कि हमने जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज कर रखा है उतना हम एलिमिनेट कर देंगे हमारी जो हमारी ग्रोस कैरिंग अमाउंट थी। अब जो रिमेनिंग बचा है रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। अदरवाइज हम वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि हमारा कितना परसेंटेज हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। अब रिवैल्यूएशन कितनी अमाउंट हुई है तो रिवैल्यूएशन के अंदर हमारा कितना डेप्रिसिएशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग है तो हम वो एलिमिनेट करेंगे वहां पे जितना हमने डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज कर रखा है अकॉर्डिंगली। अगर इसका हम लास्ट में एक बार एक इलस्ट्रेशन भी रेफर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहले एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं फिर नेक्स्ट अगर हमारे पास टाइम होगा तो उसमें कंसेप्ट भी मेन क्वेश्चंस की कर लेंगे। नाउ रिवैल्यूएशन अब किसकी करना है रिवैल्यूएशन क्योंकि हमारी एक क्लास के अंदर जो एक एसेट है हमारी जैसे बिल्डिंग है हम लैंड है हमारे पास तो हम उसके अंदर मल्टीपल एसेट्स भी और भी हो सकते हैं कि अगर पीपी के अंदर भी मल्टीपल ए है प्लांट बी है तो हमने जो अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो पूरी एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स का करेंगे। जैसे अगर ए और बी है तो जैसे अगर बिल्डिंग है फैक्ट्री बिल्डिंग भी हो सकती है और जो एक इंडस 40 के अंदर ट्रीट हो रही है जो रेंटल पर्पस के लिए है तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा क्योंकि एक पे कॉस्ट मॉडल है एक पे रिवैल्यूएशन होगा तो वो एक सेम क्लास ऑफ एसेट नहीं होगी। सेम एसेट क्या होगी सेम नेचर सिमिलर नेचर एंड यूज इज एंटिटीज ऑपरेशन की सिमिलर नेचर के होने चाहिए। तो उसके हम ग्रुपिंग करेंगे सेम हेड के अंदर बिल्डिंग 8 to 5 जितनी अगर 5 बिल्डिंग है तो हम एक ही ग्रुप के अंदर करेंगे। नेक्स्ट, अगर रिवैल्यूएशन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो अगर एक का हो रहा है एक का नहीं हो रहा तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक की रिवैल्यूएशन कर दी बाकी की नहीं करी। तो दैट वी आर टू साइमल्टेनियस वहां पे हम ये भी नहीं चेक करेंगे कि फिर मटेरियल इम्पैक्ट है कि नहीं है। अगर एक का रिवैल्यूएशन हो रहा है तो फिर सबकी रिवैल्यूएशन होगी वहां पे कि हम सिलेक्टिव बेसिस पे नहीं कर सकते। एंड रिपोर्ट ऑफ अमाउंट इन फाइनेंशियल जो हमारा जो भी मिक्सचर होगा कॉस्ट और वैल्यू का हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अमाउंट किस पे करना है एलोकेटेड ऑन यूजफुल लाइफ। अब उसकी यूजफुल लाइफ कैसी है। अब यूजफुल लाइफ सबकी डिफरेंट भी हो सकती है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सेट है उसकी होगी कि 500 प्रोडक्शन रन ही होंगे कोई लाइफ नहीं है उसकी। अब जितनी बार ऑपरेट करोगे उसकी 500 टाइम्स यू कैन ऑपरेट दैट एसेट तुम उसको यूजफुल लाइफ हमारी वो है तो उसके सिस्टमेटिक बेस हमारा वो है तुम उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। ईच पार्ट विद सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू द टोटल एसेट डेप्रिसिएशन अगर कोई उसका मल्टीपल पार्ट्स एलिमेंट्स है तो अगर वो सिग्निफिकेंट है तो हम उसको डेप्रिशिएट अलग से करेंगे। अगर नहीं है तो टोटल कॉस्ट के ऊपर रिकॉग्नाइज करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ करेंगे। नेक्स्ट, लैंड और बिल्डिंग पे हम सेपरेटली करेंगे क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन हमें अलाउड नहीं होता डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। और कॉस्ट ऑफ लैंड क्योंकि लिमिटेड उसकी अनलिमिटेड होती है तो हम उसको नहीं कर सकते वहां पे। लेकिन उस पर जो डीकमिशनिंग लाइबिलिटी है तो उस पर डेप्रिसिएशन या जो भी डेप्रिसिएशन तो नहीं उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा क्योंकि हमने
वो पीपी के अंदर चार्ज कर रखे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उसकी लाइफ कैसे लेंगे, तो वो जितनी हमारी एसेट की लाइफ है, तो वो क्या हमने जितनी डीकमीशनिंग लाइबिलिटी जो हमें करनी है एसेट हटाने के बाद, तब तक ये कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट, इम्पेयरमेंट लॉस एज पर इंड एस 36 वी हैव टू कंसीडर। बट हमें एक चेक करना है कि अगर थर्ड पार्टी से हमें कोई इम्पेयरमेंट हो रही है, तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस है वो सामने वाली से रिकवरेबल हो सकता है, कि हमने जैसे इंश्योरेंस करवा रखा था, तो हमें वहां से जो भी रिसीव होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज अप करेंगे। जैसे अब जैसे इम्पेयरमेंट लॉस है, रिक्लेम अमाउंट मिलनी है, तो इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे उस एसेट की, एज पर 36। अगर हमें डी रिकॉग्नाइज करनी है एज पर इंडेक्स 116, जो कंपनसेशन मिलेगा इंडेक्स 16 प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो बात कर रखी है, डालेंगे। अगर हम कोई परचेज कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट वाली होगी मेजर, वो होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग चार्ज अप करेंगे। ये हमारी कोई कैश प्राइस इक्विवेलेंट की एंट्री थी। नेक्स्ट, मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन। हम चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, तो हमारी सब्सिक्वेंट रिवैल्यू होगी। तो हमें चेक करना है कि हमारी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है, सेकंड सब्सिक्वेंटली है, फर्स्ट टाइम है। अगर इंक्रीज हुआ है कैरिंग अमाउंट के अंदर, तो ओसीआई के अंदर डाल देंगे। जो हमारा एनेक्चर के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसके अंदर हम 14 नंबर होता है कि नॉन रिसाइकलिंग वाला, तो हम उसके अंदर ट्रीट कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डाल देंगे एलिमेंट नंबर 13 के अंदर, जो टोटल कर रहे हैं रिवैल्यूएशन, अगर हमारा डाउनवर्ड हुई है रिवैल्यूएशन फर्स्टली फर्स्ट टाइम। अब सब्सिक्वेंट कैसे होगी, अगर सब्सिक्वेंट हुई है रिवैल्यूएशन, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि प्रीवियसली हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस था या नहीं था। अगर हमारे पास था और इस बार भी वैल्यू इंक्रीज हुई है हमारी कैरिंग अमाउंट पिछली बार से, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे। अगर हमारी डिक्रीज हुई है वहां पे वैल्यू, तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितना रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है वहां पे। इसका भी हम एक एग्जांपल लास्ट में देख लेंगे कि हम कैसे चेक करना है वहां पे, कि हमारे पास अगर रिवैल्यूएशन गेन लास्ट टाइम 10 लाख का पड़ा है और हमारा लॉस इस टाइम हुआ है 15 लाख का, तो हम 10 लाख पहले एलिमिनेट करेंगे उस रिवैल्यूएशन गेन से, 5 लाख हम डालेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और वाइस वर्सा केस हो जाएगा अगर हमारा डाउनवर्ड हुआ है और पिछले साल भी लॉस था, इस साल भी लॉस। लेकिन अगर पिछले साल गेन था, तो पहले नॉक ऑफ करेंगे गेन से, जितनी अमाउंट बचेगी बैलेंस हम फिर वो डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉग्नाइज करना है, रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच प्रीवियस ईयर एंड, कि जो पर्टिकुलर हम ईच ईयर पे उसको रिव्यू करते रहे डेप्रिसिएशन को, कि एक्सपेक्टेशन डिफरेंट तो नहीं हो रही उस एस्टिमेट से। अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है, यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, तो अगर चेंज हो रही है तो इंडेक्स रेट के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर इम्पैक्ट ले लेंगे, कि वो भी रेट्रोस्पेक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट है ये। एंड डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज इवन वेन फेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। अगर हमारी फेयर वैल्यू ज्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो भी हम उसको रिकॉग्नाइज तो करेंगे डेप्रिसिएशन को। नेक्स्ट, अब कमेंसमेंट कब करते हैं डेप्रिसिएशन की, बिगिंस व्हेन एवरी इट इज अवेलेबल फॉर यूज दैट इज इन लोकेशन एंड कंडीशन। जो हमने पढ़ा था कि जब सेसेशन होती है वो कैपिटलाइजेशन की, तब से हमारी कमेंसमेंट होती है डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन कब, सेसेशन कब बंद होता है डेप्रिसिएशन, वो होता है व्हेन एसेट हैज एन अंडर इंडेक्स 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, अगर हमने सेल के लिए हेल्ड कर दिया। और व्हेन डेट ऑफ एसेट इट इज डी रिकॉग्नाइज, जो भी अर्लियर होगा, जब भी हमने अपनी बुक से हटा दिया उसको, किसी को सेल कर दिया, या फिर किसी को हेल्ड फॉर सेल है, जो भी हमारी डेट अर्लियर होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट सीज कर देंगे। और डेप्रिसिएशन नोट सीज बिकॉज ऑफ इट इज आइडल एंड रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, अगर हमने उसको एक्टिव यूज नहीं कर रहे या आइडल पड़ी है, तो भी हम उसको डेप्रिसिएशन चार्ज ऑफ करेंगे। एंड ऑल्सो इफ रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, रिवैल्यूएशन रिवाइज वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू जो रिकवरेबल वैल्यू है हमारी, अगर वो ज्यादा है वहां पे कैरिंग अमाउंट से, तो भी हम उसको रोकेंगे नहीं, वहां पे डेप्रिसिएशन सीज ऑफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एसेट एंटिटीज मैनेजमेंट पॉलिसी। अगर हमारी यूजफुल लाइफ कितनी एसेट की, जो मैनेजमेंट एस्टिमेट करेगी वहां पे। इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, अगर डिस्पोजल करिए तो उसकी जो भी वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू, उसको कंसीडर करें। यूजफुल लाइफ में भी शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ, हमें यूजफुल लाइफ कंसिडर करनी है, नॉट इकोनॉमिक लाइफ, कि उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है। कि हमें ये देखना है कि मैनेजमेंट कितनी यूज करी है, नॉट एक्चुअल लाइफ उसकी कितनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन मेथड कैसे होगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को। जैसे हम एग्जांपल ये था कि 500 प्रोडक्शन टन होंगी, तो करंट ईयर में हम कितना एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम एक एस्टिमेट बनाएंगे कि करंट ईयर में 100 करेंगे, नेक्स्ट में 200, हम फ्यूचर में ऐसे कितना करेंगे उस बेसिस पे। और हम इसको रिव्यू करेंगे एटलीस्ट ईच ईयर एंड पे, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है,
क्योंकि ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, SLA मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अदर, अगर हमारे पास कोई अदर ऑप्शन भी है तो भी हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूजफुल लाइफ। फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, कितना हम यूज कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड वियर एंड टीयर, टेक्निकल ऑब्सोलेंस कितनी हो रही है, इम्पेयरमेंट को ट्रिगर कर सकती है। लीगल और अदर जो भी यूजेज है वहां पे, कि कितना लीगली हमें उसको यूज कर सकते हैं, कि लीगल लाइफ है कि उसके हम उसको 10 साल ऑपरेट कर सकते हैं, 10 साल के बाद हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो उसकी लाइफ ही 10 साल हो गई, हम उससे ज्यादा यूज ही नहीं कर सकते। तो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वहां पे। और ये हमारा वही है कि इंकर्ड कॉस्ट, अगर हम यूनिट ऑफ अकाउंट देखते हैं वहां पे, कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो हम सबके लिए चेक करेंगे, जो हमारा ये वाला है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, न्यू एसेट हो, एग्जिस्टिंग एसेट हो, या अगर हम रिप्लेस करें, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मैंडेटरी फॉर ऑल। और डेफिनेशन कब चेक करेंगे, अगर हम न्यू एसेट के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं करेंगे, ना रिप्लेसमेंट के लिए। और यूनिट ऑफ अकाउंट मींस कि जो हमने जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग और वो चेक कर रहे थे वहां पे, कि सिंगल एसेट है या मल्टीपल एसेट्स है वहां पे, कि मींस कंपोनेंट पार्ट कैसे है वहां पे। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस अगर कोई है, अगर जो एग्जिस्टिंग एसेट पे हुआ है या बाद में हुआ है, तो हम उसको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं अगर अनअवॉइडेबल था। लेकिन अगर वो रेवेन्यू नेचर का था, जो डे टू डे में होता रहता है, तो उसको P&L में। Okay, let's continue from decommissioning and restoration and similar liabilities. अब देखो यहाँ पे ये है ना सिमिलर, इसका इंडेक्स 113 में कंसेप्ट है जो फेयर वैल्यू की बात करते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले जो डीकमिशनिंग, हम इसको बोलते हैं ड्रोल, तो इसको सिमिलर हम नेम बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। फर्स्टली अब इसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि ये इंडेक्स 37 113 दोनों का इंपैक्ट रखता है, क्योंकि प्रोविजन भी है तो इंडेक्स 37 में कवर होगा। और इंडेक्स 37 को हम कैसे निकालते हैं वहां पे, उसके बेस्ट एस्टिमेट, और बेस्ट एस्टिमेट होता है, लेकिन एज पर इंडेक्स 16 वहां पे हम उसका निकालते हैं इनिशियल एस्टिमेट, जो हमें ऐड करना होता है पीपी की कॉस्ट में। तो हम उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं इसके लिए। फर्स्टली वी हैव टू यूज करंट एस्टिमेट। अब हम करंट एस्टिमेट कैसे निकालेंगे, कि जो डीकमिशनिंग लायबिलिटी हमने यूज करनी है, हम वो करेंगे जितना हमें कैश पे करना है या किसी पार्टी को पे करना है, कॉस्ट जितने हमने इंकर करनी है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी वेट फैक्टर लेंगे, हमें कितना कैश पे करना है, किसके हमें चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। और उसके अंदर अगर हमें लग रहा है कि मार्जिन हमें कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, दैट मार्जिन वी विल ऐड इन दैट। अब नाउ आफ्टर दैट वी विल रीच टू फ्यूचर एस्टिमेट, कि हम फ्यूचर में पहुंचेंगे, हमें फ्यूचर में कितना इंकर करना है। अब फ्यूचर में इंकर करने की वजह से वहाँ पे साइड में इन्फ्लेशन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वहाँ पे रिस्क रेट्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, कि कोई पार्टी अगर चेंज होगी वहां पे, एक्सटर्नल पार्टी ने कोई और ने एक्सेप्ट चेंज होगी, तो एक रिस्क फैक्टर सर्टेन रहता है वहां पे, रिस्क फैक्टर और इन्फ्लेशन। तो हम उसके अंदर उसको भी इम्पैक्ट लेके चलेंगे अपना, कि जो हम उसको एडजस्ट करेंगे ना फ्यूचर एस्टिमेट पे, तो पहुंच गए फिर हमें करंट एस्टिमेट हमें कितना पे करना है, अभी हम कितना पे करेंगे, लेकिन हमें फ्यूचर में जाना है। तो फ्यूचर में जाने के लिए हमें इन्फ्लेशन भी होगी, और जैसे इसमें हम 3 स्टेप्स हैं, ये रहा। अभी हम यहाँ पे करंट ईयर में बैठे, तो हम यहाँ पे पहले करंट एस्टिमेट निकाल रहे हैं कि हमें कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ सकती है। अब हमें वैसे इंकर तो ये ईयर लास्ट ईयर में करनी होगी जब हम एसेट रिटायर करेंगे, उसको करेंगे। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, बीच के जो इन्फ्लेशन फैक्टर्स होंगे हम उनको एडजस्ट करेंगे वहाँ पे, इन्फ्लेशन रेट्स को, रिस्क रेट को। और हम इसको साइमल्टेनियसली ईयर एंड पे रिव्यू भी करेंगे वहाँ पे, कि कितना रेट है, अगर ज्यादा एस्टिमेट चेंज हो गया तो हम उसको चेंज भी करें। तो यहाँ पे हम अब उसके बाद पहुंचेंगे फ्यूचर एस्टिमेट पे, रिस्क रेट और इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करने के बाद, कि हमारा फ्यूचर हम, क्योंकि हमें इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग ऐड तो हमें इनिशियल एस्टिमेट करना है, तो हम अब फ्यूचर एस्टिमेट से वापस हमें इसकी प्रेजेंट इनिशियल एस्टिमेट वापस करंट ईयर पे आना है हमें। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, रिस्क फ्री रेट या रिस्क नॉन परफॉर्मिंग रिस्क, जो भी अगर वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन, वी विल डू दैट, कि हम रिस्क फ्री रेट से कर सकते हैं, और अगर नॉन परफॉर्मिंग रिस्क है तो हम वो भी इंक्लूड करके कर सकते हैं। तो उससे हम आ जाएंगे इनिशियल एस्टिमेट पे, कि हमें करंट में कितना पे करना है। और जैसे हमने जो करंट एस्टिमेट में हमने कैश फ्लोज निकाले, उसके लिए 2 मेथड होते हैं इंडेक्स 113 में, कि हम या तो कैश फ्लोज को अपने एडजस्ट कर सकते हैं रिस्क रेट से, या अगर कैश फ्लोज को नहीं कर रहे तो हम रिस्क प्रीमियम बाद में इंक्लूड करें वहां पे, कि कैश फ्लोज को नहीं कर रहे, लेकिन जब हम लास्ट में आएंगे तो RF रिस्क फ्री रेट प्लस नॉन परफॉर्मिंग रिस्क ले लेंगे वहां पे। तो हमारे पास दोनों मेथड होते हैं, कि हमने पहले करंट एस्टिमेट को चेंज करना है, या फ्यूचर एस्टिमेट को हम लास्ट में जब डिस्काउंटिंग करेंगे वहां इम्पैक्ट ले उसका। दैट मेथड इंडेक्स 113 प्रोवाइड टू अस। उसके बाद हम एक बार ये एक्सेल में देखते हैं कि कैसे करते हैं हम उसको, फिर उसके बाद चेंजेस टू रोल पे आते हैं। तो ये रहा कि सबसे पहले स्टेप हमारा 1, अब हमें निकालनी है सबसे पहले कॉस्ट, हमने कितनी इंकर करनी है इसमें। तो कॉस्ट हमें, जैसे इसमें कैश फ्लो हमारे 3 कैश फ्लोज के चांसेस हैं, 10 लाख, 25 लाख एंड 15 लाख। अब तीनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 20%, 40 एंड 40। तो उसको वेट एडजस्ट कर लेंगे रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से। तो उसके सम एस्टिमेट कितना आ जाएगा, 18 लैक्स।
अब 18 लाख में हमने क्या देखा था, वहां पे अगर कोई मार्कअप परसेंटेज है तो वो भी ऐड करेंगे। जैसे इस यहाँ पे हमें गिवन है 25%, तो 25% हम 18 लाख में ऐड कर देंगे, दैट इज 4,50,000। तुम्हारा करंट एस्टिमेट कितना बन गया वहां पे कि हमें कितना पे करना पड़ सकता है, दैट इज 22,50,000। नाउ नाउ वी आर मूविंग टू स्टेप 2 टू कैलकुलेट द फ्यूचर एस्टिमेट। फ्यूचर एस्टिमेट में दो चीजें एडजस्ट करनी पड़ सकती है, इन्फ्लेशन रेट, रिस्क रेट। अब इन्फ्लेशन रेट 5% गिवन है और 2% रिस्क रेट है, हम दोनों का इम्पैक्ट ले लेंगे यहाँ पे कि अगर इन्फ्लेशन कितना है, अगर इन्फ्लेशन हम लेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर पूरी रहेगी वहां पे, तो हम 10 ईयर का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। हमने एजम्पशन लिया कि इसमें 10 ईयर्स है यहाँ पे, तो इसका जो रेट हमने जैसे यहाँ 5% और 10 ईयर के रेट हमने ले लिया यहाँ पे, तो उसका फैक्टर आ गया 1.629। अब जो हमने करंट एस्टिमेट है हम उसको एडजस्ट कर देंगे वहाँ पे, उसका इम्पैक्ट ले लेंगे वहाँ पे कि अब इससे आ जाएगा 36,65,000। अब उसके बाद हम लेंगे रिस्क का इम्पैक्ट। अब रिस्क में कितना इम्पैक्ट 2% का है, तो हम 2% उस पर ले लेंगे कि 2%, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर नहीं है। इन्फ्लेशन तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग होल पीरियड उसमें होगा, लेकिन रिस्क पीरियड एक पार्टी चेंज हो सकती है हमारा, उसके चांसेस लग रहे हैं हमें कि दो हो सकता है वहां पे कैश फ्लोज उससे एडजस्ट हो जाए, तो इसलिए हम उसमें 2% का इंक्रीज और डिक्रीज या अगर जो भी हमें चांसेस लग रहे हैं तो वो एडजस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो उस ये नहीं है ना कि पूरे ड्यूरिंग द होल 10 ईयर्स हमारे वहां पे चेंज होता रहेगा। ये है ना, हमने बस इन्फ्लेशन क्योंकि बीच में कैश फ्लो उसकी चेंज हो सकती है वैल्यूज, so दैट्स वी आर डूइंग दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एंड एडिशन वन। फ्यूचर एस्टिमेट पे आ गए हम 37,38,313। नाउ मूविंग टू स्टेप 3, वी विल नाउ हैव टू मेक इनिशियल एस्टिमेट। अब इनिशियल एस्टिमेट के लिए हम लेंगे रिस्क फ्री रेट और नॉन परफॉर्मिंग रिस्क को, और इसमें यहाँ पे गिवन है 5% एंड 4%। तो हम उसका 10 ईयर का इम्पैक्ट, क्योंकि क्योंकि हम अब फ्यूचर पे हैं, अब फ्यूचर से हमें इनिशियल आना है वहाँ पे 10 ईयर्स पहले, तो 10 ईयर्स पहले हम उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे वहाँ पे। अब डिस्काउंटिंग के लिए हम उसका जो हमने फ्यूचर एस्टिमेट निकाला था XI, और जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग रिस्क का 10 ईयर का फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज 5 + 4 9% एंड रेज टू पावर 10, क्योंकि हमने 10 ईयर्स का इम्पैक्ट लेना है वहाँ पे। तो 10 ईयर्स का इम्पैक्ट लेने के बाद हमारी आ जाएगी 15,79,000। तो ये हमारा इनिशियल एस्टिमेट है, और हम इसको इंक्रीज वहां पे लेंगे अब इसका इम्पैक्ट पीपीई के अंदर। तो दैट्स टू कैलकुलेट दैट रोल। नाउ भाई अब हमें एक बार इनिशियल एस्टिमेट तो हमने कर दिया कि जो, लेकिन हमें सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन भी करनी होगी, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एंड ना दैट्स डिपेंड ऑन द मॉडल व्हाट वी हैव चूजन। लाइक हमने कॉस्ट मॉडल चूज किया, रिवैल्यूएशन मॉडल इनिशियली। अगर हमने कॉस्ट मॉडल चूज किया है तो इसमें अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे हमने अब लाइबिलिटी एस्टिमेट की थी यहाँ पे 15,79,000। अब हमने क्योंकि अब इसकी अनवाइंडिंग भी करनी होगी हमने, ये तो हमारा इनिशियल एस्टिमेट है, तो हम जब इसकी अनवाइंडिंग करेंगे, जैसे 9% हमारा रेट था, 5 + 4%, तो हम इसके 9% से जब अनवाइंडिंग करेंगे वहां पे, तो अनवाइंडिंग के अंदर हम कैसे इंपैक्ट लेंगे वहां पे कि अब जैसे मान लो इसकी वैल्यू 9% से इन्फ्लेट हो जाती 1.09, 17,21,000 ईयर एंड पे। अगर हम ये अगर हमने अप्रैल 1 में परचेज किया तो होल ईयर का ले लेंगे यहाँ पे इम्पैक्ट, तुम्हारा आती 17,21,000। अगर हमने अब मान लो इसमें कोई बीच में चेंज होने की वजह से कैश फ्लोज कोई चेंज हो गए, तो उसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी इस केस में, तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी 18 लाख। तो हमारा डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो हमारा अब चेंज कितना आएगा, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी है 78,776 से। हमारी अब लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, अगर हमने मान लो इस केस में कॉस्ट मॉडल चूज किया हुआ है, तो कॉस्ट मॉडल में क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो हम इसका डेबिट दे देंगे पीपी इम्पैक्ट में, कि हम पीपी में इफेक्ट दे देंगे वहां पे कि पीपी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हम इसकी अब एंट्री पास करेंगे यहाँ पे पीपी डेबिट टू ड्रॉल हमारी प्रो, क्योंकि हमें प्रोविजन भी इंक्रीज करना है, तो हम 78,000 से इम्पैक्ट दे देंगे यहाँ पे। अगर हमारा यही नेक्स्ट अगर इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इससे इंडेक्स 30 ट्रिगर तो नहीं हो रहा क्या, कि अगर रिवाइज कैरिंग अमाउंट की जो हमारी अब आई है वहां पे, जैसे अब इस केस में आती है अगर जो भी पीपी की जितनी भी कैरिंग अमाउंट है वहां पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज भी होगा, तो जितनी उसके रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट एज पर इंडेक्स 36 दैट इज हायर ऑफ वीआईयू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर उसमें से इम्पैक्ट अगर हायर रिकवरेबल अगर अमाउंट अगर ज्यादा होगी तो इंडेक्स 36 विल ट्रिगर। तो यहाँ पे इसे इंडिकेशन देता है, अगर हम जैसे अगर कोई चेंज हो रहा है तो हम इंडेक्स 36 का भी एक बार इम्पैक्ट चेक कर लें वहां पे कि हमारी उसका इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट, अगर हमारी यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसे हमारी अभी ये लाइबिलिटी थी यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे हो जाती है हमारी ये 16 लाख, तो हमारी लाइबिलिटी हो जाती 16, तो हमारी अब लाइबिलिटी कितने से इम्पैक्ट आती 60, सॉरी 1,21,000 से हमारे डाउनवर्ड होता है वहां पे।
तो डाउनवर्ड हमें क्या करना, क्रेडिट पीपी में देना होता। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करते हैं ड्रोल टू पीपी, यहाँ पे ड्रोल डेबिट टू पीपी 7,21,000 से। बट हमें इसमें यहाँ पे ये चेक करना है कि इसकी बुक वैल्यू से ज्यादा तो नहीं हो रही, ये जितनी हमने बुक कर रखी है। जैसे जो हमारी रिवाइज अमाउंट है, जो हमने कैरिंग अमाउंट है हमारी बुक्स के अंदर, जो बुक वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे अब कैरिंग अमाउंट थी इस केस में, अगर मान लो अगर कोई हम और सर्कमस्टांस लेते हैं कि अगर उससे बुक वैल्यू से भी इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी कम करने से, तो हम उसका इम्पैक्ट देते हैं क्योंकि हम एसेट को तो डाउनलोड और कर नहीं सकते। जैसे मान लो हमारी वैल्यू ही 1 लाख बची थी पीपीई की, और हमारा डाउनलोड हो रहा है 1,21,000 से, तो वो दे ही नहीं सकते वहां पे। तो हमें रिमेनिंग जितना 21,000 इम्पैक्ट है वो हमें लेके जाना होता इमीडिएटली पीएनएल के अंदर, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते हैं उसको हम वहां पे। बट अगर अब यही अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे होते तो लाइबिलिटी में जितना इंक्रीज डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा जो हमने रिवैल्यूएशन हमारा मॉडल यूज किया यहाँ पे, कि अगर हमारी फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हमारा मींस रिवैल्यूएशन गेन था या रिवैल्यूएशन लॉस हमारा। अगर रिवैल्यूएशन गेन और लॉस है तो हम उसके अंदर वही ट्रीटमेंट कर देंगे वहां पे। रिवैल्यूएशन गेन होगा तो जो हमारा सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट हमने जो ये वाला किया ना यहाँ पे, ये सेम इम्पैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, कि जितना हमारा प्रीवियस में रिवैल्यूएशन अमाउंट इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी। अगर इंक्रीज हमारे पास पहले रिवैल्यूएशन गेन है तो हम रिवैल्यूएशन में ले जाएंगे गेन के अंदर, ओसीआई के अंदर। अगर हमारा पहले लॉस था तो वापिस हम लॉस के अंदर ले जाएंगे अगर हमारी लायबिलिटी कम हुई है। तो सिमिलर ट्रीटमेंट इसी अकॉर्डिंग रिवैल्यूएशन गेन के अकॉर्डिंग। और हाँ, जैसे हमें ड्रोल की अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी वहां पे, तो अनवाइंडिंग हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी एज इन फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि इंडेक्स 23 इसकी कैपिटलाइजेशन परमिट नहीं करता हमें कि हम उसको कैपिटलाइज कर पाए। नाउ दैट्स द एंड ऑफ इंडेक्स 16। और हम इसके एक बार यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट से हम देखते हैं इंडेक्स 16 का इम्पैक्ट। जैसे अब इंडेक्स 16 है, ये स्टैंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो हम इसमें देखते हैं नॉन करंट एसेट के अंदर पीपी शो होता है यहाँ पे। और पीपी के अंदर भी इसके जो इंडेक्स 16 है किस पे अप्लाई होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे भी होता है, पीपी पे भी यहाँ पे, कि हम उस पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बाद में फ्यूचर में जाना है प्रॉपर्टी पीपी के अंदर ही है वहाँ। तो हमारा हम ये ऐसे शो कर देंगे यहाँ पे हमारा कि करंट एसेट नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपी हमारे यहाँ पे। लेकिन और इसमें नेक्स्ट इम्पैक्ट आता है हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आता है, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला जाता है। और हमें इसकी एक पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ती है हमारी नोट नंबर 1 के अंदर। यूजफुल लाइफ, जैसे ये यूजफुल लाइफ हमारी जो हमने लाइफ है हमारी यूज पीपी की, हमने वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड रिवैल्यू भी किया है, रीअसेसमेंट भी किया है जहां पे रिक्वायर्ड है फ्यूचर का। recent pronouncement they have given proceed before intended use अगर कोई आया है तो that's consolidated. Let's move to firstly standalone one. Standalone financials. Useful lives we are given fair value, provision, contingent liabilities. Impact index 16. PP note. जैसे रहा नोट नंबर 80 के अंदर हमारा पीपी की बना है, तो पीपी के अंदर इन्होंने भी यूज करके कि हम क्या इंक्लूड करते हैं, परचेज प्राइस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दैट इज ब्रिंगिंग टू कंडीशन इंटेंडेड फॉर यूज लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस अदर देन फ्री होल्ड लैंड, क्योंकि फ्री होल्ड लैंड यहाँ पे क्लासिफाई नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यूएशन लेस, उसमें हम डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर सकते ना लैंड पे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर पीपी ऑन एसएलएम बेसिस, उन्होंने अपनी पॉलिसी बता दिया है हम एसएलएम पे कर रहे हैं टू एन एक्सपेंस कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उन्होंने डिस्क्लोज ऑफ कर रखी है कि बिल्डिंग इन्होंने कितनी कर रखी है, लीज और इंप्रूवमेंट लीज टर्म, क्योंकि उन्होंने सबकी कर रखी है। डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्डेड ऑन कैपिटल, क्योंकि हम जब तक वो यूज पे नहीं आए इंटेंडेड यूज जो हमने पढ़ा था वहां पे कि जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक वो इंटेंडेड यूज में ना आए, क्योंकि वो उसके अंदर अभी कैपिटलाइजेशन सेसेशन नहीं हुई उसकी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तब स्टार्ट हो गई तो हमारी कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी एक बार। Next, PPE with finite life are evaluated for recoverability when there is indication of carrying amount not recoverable. Means यहाँ पे index 36 की बात करें वहाँ पे कि impairment हम कर सकते हैं वहाँ पे. If such indication exists, recoverable amount is determined on individual asset unless the asset do not generate cash flow. वहाँ पे अब ये CGU की बात करें cash generating unit की, that will deal in 36. और ये हमारा schedule है PPE का कि हमारे क्या क्या cover होते हैं, freehold land, building, leasehold improvement on all. Current previous year and current year. So okay, that's end of index 16 here.